हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। अब तक हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं, हम न्यून मांग वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अधिमांग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अधिमांग या अत्यधिमांग भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अधिमांग क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखने के लिए, नहीं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है, जब मांग उससे ज्यादा होती है तो उसको कहा जाता है अधिमांग। पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा? अधिमांग का अर्थ। इसी बात को मैं किसके थ्रू सिखाता हूँ? डायग्राम के थ्रू। ये है वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है। यहाँ आय, रोजगार, जीडीपी दिखा रखा है हमने, और यहाँ पर एएस और एडी दिखा रखा है। एएस 45 डिग्री के एंगल पर बनता है, हम पहले सीख चुके हैं। अगर इतनी मांग होती इकोनॉमी के अंदर तो पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो जाती है। यहाँ पर एडीएफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वास्तव में मांग क्या है? ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है। तो इसी को कहा जाएगा अधिमांग या अत्यधिक मांग। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अधिमांग के कारण। अधिमांग के कारण, जो न्यून मांग के कारण थे, अगर मैं उसी को अगर रिवर्स कर दूं, जो न्यून मांग के कारण हम लोगों ने सीखे थे लास्ट वीडियो में, उसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो किसके कारण बन जाएंगे? अधिमांग के बारे में कारण बन जाएंगे। तो हम सीखते हैं इसके कारण। बेटा, हम लोगों ने सीखा था एट इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और एक पॉइंट और सीखेंगे हम, टैक्स वाला पॉइंट। अगर सी यानी उपभोग ज्यादा होगा, उपभोग में वृद्धि होगी, तो क्या होगा? एडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एडी की वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाएगा? अधिमांग हो जाएगा। ठीक, दूसरा निवेश में वृद्धि। इकोनॉमी के अंदर लोग बाग ज्यादा निवेश कर रहे हैं, उत्पादक निवेश ज्यादा कर रहे हैं, तो निवेश ज्यादा करने की वजह से एडी की वैल्यू ज्यादा होगी, और ये क्या बन जाएगा? अधिमांग का एक कारण बन जाएगा। सरकार जो है पैसा ज्यादा खर्च कर रही है सड़कों पर, पुल पर, स्कूल पर, कॉलेज पर। इसकी वजह से क्या होगा? एडी की वैल्यू ज्यादा होगी, और एडी की वैल्यू ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? अधिमांग का एक कारण ये बन जाएगा। ओके सर। निर्यातों में वृद्धि, हमारी इंडिया के जो है निर्यात, एक्सपोर्ट जो है वो क्या रहे? बढ़ रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कंट्री को माल बेच रहे हैं। तो निर्यातों में वृद्धि होने की वजह से क्या होगी? एडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसी का एक इसका कारण बन जाएगा? अधिमांग का एक कारण बन जाएगा। आयातों में कमी, हम दूसरी कंट्रियों से सामान कम खरीद रहे हैं। अगर हम कम सामान खरीदेंगे तो हमारी एडी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसमें कमी है क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, और माइनस का मतलब क्या होता है? अपोजिट। या माइनस, अगर ये कम होगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? अधिमांग का एक कारण बन जाएगा। इसी तरह से कर, अगर सरकार जो है पहले 100 रुपए की इनकम पे 20 रुपए का टैक्स लिया करती थी, कितने का? 20 का, तो हमारे पास कितने पैसे बचते थे? 80 रुपए। अब जो है सरकार ने क्या करा? टैक्स कम कर दिए। अब की बात करते हैं, 10 रुपए का टैक्स कर दिया, तो अब हमारे पास कितने पैसे बच पाएंगे? 90 रुपए। ज्यादा पैसे बचेंगे तो ज्यादा मांग कर पाएंगे, और अधिमांग का एक कारण ये बन जाएगा। ये हम लोगों ने सीखे हैं। कौन से कारण? अधिमांग के कारण सीखे हमने। अब सीखते हैं हम परिणाम के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेटा? स्फीतिक अंतराल, पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है, जब मांग उससे ज्यादा होती है तो इस डिफरेंस को, इस गैप को ही कहा जाता है स्फीतिक अंतराल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। इसको डायग्राम के थ्रू सीखते हैं। अगर इतनी ये एएस, इतनी इकोनॉमी के अंदर मांग होती तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती, लेकिन वास्तव में मांग क्या है? इतनी है, ज्यादा है। तो इस गैप को ही कहा जाता है स्फीतिक अंतराल। और स्फीतिक अंतराल क्या दिखाती है? वस्तु सेवाओं की बढ़ती कीमतों को दिखाती है, यानी दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो महंगाई को दिखाती है। तो यानी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर अधिमांग की वजह से क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वस्तु सेवाओं की कीमतें क्या होंगी? लगातार बढ़ने लगेंगी। क्योंकि ऐसा है, हम वस्तु सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास रोजगार थे वो सारे के सारे पहले ही फुल एम्प्लॉयड हो चुके हैं। अब उत्पादन बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा, यानी यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर जीडीपी क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इस वजह से मांग के दबाव के कारण ही वस्तु सेवाएं महंगे होने लगेंगी, और इकोनॉमी के अंदर महंगाई हो जाएगी। दूसरा परिणाम क्या होगा अधिमांग का? मजदूरी कीमत जाल। मजदूरी कीमत जाल क्या मतलब है सर इसका? हम इकोनॉमी के अंदर अगर मजदूरी बढ़ाएंगे, वर्कर की मजदूरी बढ़ाई, अब मजदूरी बढ़ाने की वजह से हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी? वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब जब वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी तो मजदूर देखेंगे इकोनॉमी के अंदर सामान महंगा मिल रहा है, फिर दोबारा से वो क्या बढ़वाएंगे? मजदूरी बढ़वाएंगे। मजदूरी बढ़ाने की वजह से फिर मैं क्या बढ़ाऊंगा? कीमत बढ़ाऊंगा। फिर कीमतें बढ़ने की वजह से क्या होगी? मजदूरी बढ़ेगी।
इस तरह से ये जो जाल बनेगा इसी को कहा जाएगा मजदूरी कीमत जाल। यानी सिंपल वर्डों में अगर मैं आप लोगों को कहूं, पहले इकोनॉमी के अंदर हमने मजदूरी बढ़ाई वर्गों की, मजदूरी बढ़ाने की वजह से हम क्या बढ़ाएंगे, कीमतें बढ़ाएंगे, और कीमतों की वजह से क्या बढ़ाएंगे, मजदूरी बढ़ाएंगे। इसी को कहा जाता है मजदूरी कीमत जाल। ओके सर। लास्ट में लाभों की हानि। लाभों की हानि, बस जितनी मांग इकोनॉमी के अंदर हो रही है, मांग जितनी हो रही है वो ज्यादा है। हम जो है वास्तव में 10 यूनिट की अगर मांग होती तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती, लेकिन मांग कितनी यूनिट की हो रही है, 12 यूनिट की। हम बना कितने पा रहे हैं, 10 यूनिट ही बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन ही है। संसाधन का मतलब श्रम, पूंजी वगैरह। अब कितनी यूनिट नहीं बना पा रहे हम, 2 यूनिट नहीं बना रहे। अगर 2 यूनिट बनाता तो बेचता, बेचने से प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉफिट क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रहा हूं, तो इस वजह से इसी को कहा जाता है लाभों की हानि। यानी जो लाभ मैं कमा सकता था 2 यूनिट बनाकर, वो कमा नहीं पा रहा हूं। ठीक, तो इसी को कहा जाता है लाभों की हानि। ये मैंने आप लोगों को बताया, अधिमांग का पहले अर्थ बताया, फिर मैंने इसका कारण बताया, और फिर मैंने इसका परिणाम बताया। ऐसे ही हम लोगों ने न्यून मांग का सीखा था। न्यून मांग का पहले अर्थ सीखा था, फिर उसके कारण सीखे थे, और फिर परिणाम सीखे थे। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका रिप्लाई करूँ। ठीक है, अब सीखते हैं न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय, यानी मेजर टू इंप्रूव डीडी एंड ईडी। डीडी मतलब डेफिशिएंट डिमांड, ईडी मतलब एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो अब से हम न्यून मांग को बोलेंगे डीडी और अधिमांग को बोलेंगे क्या, ईडी। अच्छा, अगर हम लोगों को न्यून मांग ठीक करनी आ गई, अगर हमने न्यून मांग ठीक करने के तरीके सीख लिए, तो वैसा का वैसा ही अप्लाई हो जाएंगे इसके लिए, अधिमांग के लिए, बस वो अपोजिट हो जाएंगे। तो मैं एक के लिए समझाऊंगा, दूसरा अपने आप से समझ में आ जाएगा आप लोगों के। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक तो राजकोषीय उपाय और दूसरा मौद्रिक उपाय। राजकोषीय उपाय वे उपाय होते हैं जो सरकार की आय और व्यय से संबंधित होते हैं, उन उपाय को कहा जाता है राजकोषीय उपाय। ओके, सरकार की आय व्यय से संबंधित उपाय को कहा जाता है राजकोषीय उपाय, इसलिए इसको बजट संबंधित उपाय भी कहते हैं, बजट उपाय भी कहा जाता है। मौद्रिक उपाय कौन से होते हैं सर, साख से संबंधित उपाय को मौद्रिक उपाय कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन ये बन जाए कि राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय में अंतर स्पष्ट करो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने पहला पॉइंट तो बताया अर्थ को लेकर, दूसरा पॉइंट बताता हूं कि मुख्य भूमिका किसकी रहती है। राजकोषीय उपाय में जो मुख्य भूमिका होती है वो सरकार की होती है। किसकी होती है, सरकार की। वहीं अगर मैं बात करूं मौद्रिक उपाय में जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, राजकोषीय उपाय के अंदर 4 पॉइंट है, अभी हम देखेंगे, और मौद्रिक उपाय के अंदर 7 पॉइंट है। इस पॉइंटों के बारे में लिख दीजिए थर्ड। तो यानी एक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय में अंतर स्पष्ट करो। तो पहला अर्थ को लेकर बताया फिर मैंने, फिर मुख्य भूमिका किसकी रहती है इसमें, और तीसरा पॉइंट मैंने इसमें कितने पॉइंट होते हैं 4, उसमें कितने पॉइंट होते हैं 7। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं राजकोषीय उपाय। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो जो है बनाई है, जो हम बना रहे हैं, वीडियो की सीरीज हम लगातार बना रहे हैं, अगर आपके फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए यूजफुल हो तो शेयर करें, अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम राजकोषीय उपाय। इसके अंदर कितने पॉइंट बताए मैंने आपको, 4। पहला है सरकारी व्यय, दूसरा है कर, तीसरा है जनता से उधार, और चौथा है आरबीआई से उधार। एक एक करके सीखते हैं सारे के सारे। ठीक है, या तो हम ये मानेंगे कि न्यून मांग इकोनॉमी के अंदर, या फिर अधि मांग, क्योंकि एक को समझ में आएगा दूसरा अपने आप समझ में आएगा। पहले मैं सरकारी व्यय को समझाता हूँ, ये दोनों के लिए समझा देता हूँ आपको। इकोनॉमी के अंदर डीडी है, मतलब बाजार के अंदर मांग नहीं हो रही है, न्यून मांग की स्थिति है इकोनॉमी के अंदर, तो सरकार क्या करेगी, अपने खर्चों को बढ़ा देगी। सरकार अपने खर्चों को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। मैंने लिखा ना, वृद्धि कर देगी। सर ऐसा क्या होगा, सरकार पुल ज्यादा बनवाएगी, सड़कें ज्यादा बनवाएगी, स्कूल ज्यादा बनवाएगी, कॉलेज ज्यादा बनवाएगी, पार्क ज्यादा बनवाएगी। ऐसा करने से एडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एडी के अंदर होता है जी, एडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और न्यून मांग की स्थिति अपने आप से कहां पहुंच जाएगी, सामान्य पर पहुंच जाएगी। सर अगर अधि मांग की सिचुएशन, लोग बहुत मांग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मांग है, तो सरकार अपने खर्चों को कम कर लेगी। सरकार अपने खर्चों को कम कर लेगी, तो एडी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और एडी की वैल्यू कम होने से क्या हो जाएगी, जो अधिमांग की सिचुएशन अपने आप से नॉर्मल पे पहुंच जाएगी। तो यानी अधिमांग की स्थिति में क्या करा जाएगा, सरकार अपने खर्चों को कम कर लेगी, और न्यून मांग की स्थिति में अपनी सरकार अपने खर्चों को बढ़ा लेगी। ठीक, तो ये मैंने आपको न्यून मांग के लिए भी समझा दिया वाला पॉइंट, और अधिमांग के लिए समझा दिया।
अब पढ़ाता हूं मैं कर वाला पॉइंट। इकोनॉमी के अंदर अधिमांग है, लोग बाग मांग ज्यादा कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड है, यानी कि ईडी है, तो सरकार टैक्स का रेट बढ़ा देगी। सरकार पहले 100 रुपए में 10 रुपए टैक्स लिया करती थी, कितने पैसे बचते थे आपके पास? 90 रुपए बचा करते थे खर्च करने के लिए, योग्य प्रोजी आय कहा जाता है, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं इसको। अब क्या करेगी सरकार, अपनी 100 रुपए की इनकम में से 20 रुपए का टैक्स बढ़ा कर दिया सरकार ने, तो कितने पैसे बच पाएंगे आपके पास? 80 रुपए। तो कम पैसे बच पा रहे हैं, ज्यादा पैसे बच पा रहे हैं? कम पैसे बच पा रहे हैं। इस वजह से लोग मांग कम कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे? कम कर पाएंगे। तो अधिमांग की सिचुएशन यानी ईडी की सिचुएशन अपने आप से कहां पहुंच जाएगी? नॉर्मल पे पहुंच जाएगी। तो यानी अधिमांग की सिचुएशन में सरकार ने टैक्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और न्यून मांग की स्थिति में अपोजिट कर देगी, न्यून मांग की स्थिति में सरकार टैक्स को कम कर देगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा और मांग कर पाएंगे, अपने आप से न्यून मांग की स्थिति सामान्य पर पहुंच जाएगी। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं जनता से उधार, इन लोन फ्रॉम पब्लिक, डीडी और ईडी, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। इकोनॉमी के अंदर लोग बाग मांग ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कौन सी सिचुएशन होगी? अधिमांग की सिचुएशन होगी। तो सरकार क्या करेगी? जनता से कहेगी, जनता सुनो, आप जो पैसा हमें उधार दे दीजिए, उससे फायदा क्या होगा? उससे जनता का दो डबल बेनिफिट होगा। एक तो क्या है, जनता का पैसा सिक्योर रहेगा, और दूसरा ब्याज मिलेगा। तो सारी जनता जो है सरकार को उधार दे देगी, इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं बचेगा, जब पैसा नहीं होगा तो मांग नहीं कर पाएंगे, जो अधिमांग की सिचुएशन अपने आप से कहां पहुंच जाएगी? नॉर्मल पे पहुंच जाएगी। तो यानी अधिमांग की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? जनता से उधार ले लेगी, ठीक है। और न्यून मांग की स्थिति में लोग बाग मांग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बाजार सोने और वीराने पड़े हैं, यानी न्यून मांग की सिचुएशन है, तो सरकार ने जो जनता से उधार ले रखा है वो सारा का सारा पैसा जनता को वापसी कर दिया जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई से उधार। इकोनॉमी के अंदर न्यून मांग की सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है? न्यून मांग की सिचुएशन है। अब न्यून मांग की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी, कहेगी आरबीआई हमें उधार दे दीजिए, आरबीआई से उधार लेगी, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, और पैसा आने से वही पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होगा, तो जहां लोग बाग मांग नहीं कर रहे तो वहां पर क्या करने लेंगे? लोग बाग मांग करने लेंगे। तो जहां न्यून मांग की सिचुएशन होगी वो अपने आप से कहां पहुंच जाएगी? नॉर्मल में पहुंच जाएगी, ठीक। तो इन्हीं सिंपल वर्डों में कह सकता हूं कि न्यून मांग की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? आरबीआई से उधार ले लेगी, और अधिमांग की सिचुएशन में सरकार आरबीआई से उधार नहीं लेने की है। सिंपल पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट थे कौन से वाले? राजकोषीय उपाय। कितने पॉइंट पढ़े हमने? 4 पॉइंट पढ़े। किसी एक पॉइंट पर क्वेश्चन आएगा, आपको पूछेगा कि इसके द्वारा किस तरह से अधिमांग और न्यून मांग को ठीक करा जा सकता है, किस तरह से कंट्रोल करा जा सकता है, नियंत्रित करा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर एग्जाम के अंदर। अब हम पढ़ते हैं मौद्रिक उपाय। इन सारे पॉइंटों के बारे में हमने एक चैप्टर के अंदर सीख रखा है, वो चैप्टर है बैंकिंग वाला। बैंकिंग में सारे पॉइंट हमने सीख रखे हैं कि बैंक दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है। सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूं। बैंक दर, रेपो दर, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है, उस रेट को कहा जाता है बैंक दर या रेपो दर। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हमने सीख चुके हैं पहले, हम उस वीडियो में देख सकते हैं आप, बैंकिंग वाला। तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहां जाके देखिए और वो देख सकते हैं। बैंकिंग के अंदर मैंने इस सब के बारे में जिक्र करेगा, पूरे के बारे में। सिर्फ अभी हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से अधिमांग और न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है। तो अब क्या करेगा इकोनॉमी के अंदर? आरबीआई चाहता है इकोनॉमी के अंदर अधिमांग और न्यून मांग को ठीक करने का तरीका। अभी पहले मानते हैं न्यून मांग को ठीक करने का तरीका बताते हैं बेटा। पहला, ये आरबीआई जो है उधार दे रहा था 10% के हिसाब से, लेट्स से मैंने एग्जांपल ले लिया। अब जो है इन्हें रेट कर दिया 8%, सस्ता उधार दे रहा है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ता उधार देंगे तो ये आगे जनता को सस्ता उधार दे पाएंगे, लोग ज्यादा उधार ले पाएंगे। तो जहां न्यून मांग की सिचुएशन है वो अपने आप से कहां पहुंच जाएगी? नियंत्रित पहुंच जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, पैसा पहुंचने के लिए क्या होगा? लोग मांग करेंगे, ठीक है। यही ऐसे पॉइंट है किसके लिए? रेपो रेट के लिए, और यही है किसके लिए? बैंक रेट के लिए। दूसरा पॉइंट है खुले बाजार की क्रिया। पहले खुले बाजार की क्रिया क्या होता है? जब ओपन मार्केट के अंदर यानी खुले बाजार के अंदर केंद्रीय बैंक शेयर्स को, प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है, तो इसी को कहा जाता है खुले बाजार की क्रिया है। इसके द्वारा कैसे अधिमांग और न्यून मांग को ठीक करा जाता है? लोग बाग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, लोग बाग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, यानी अधिमांग की सिचुएशन है। तो आरबीआई जाएगा मार्केट के अंदर और कहेगा भाई जनता सुनो,
ये सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये खरीद लीजिए, आपका पैसा सिक्योर रहेगा और आपको पैसा का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब सारे का सारा जो ये सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह जनता को बेच देगा, जनता का सारा पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। अब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग बाग मांग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो यानी अधिमांग की सिचुएशन कहां पहुंच जाएगी, नॉर्मल पे पहुंच जाएगी। तो अधिमांग की सिचुएशन के अंदर आरबीआई क्या करता है, प्रतिभूतियों को बेच देता है, क्या कर देता है, बेच देता है, विक्रय कर देता है, सेल कर देता है। इधर लिखता हूं, शायद इधर दिखाई ना दे रहा हूं, विक्रय या सेल कर देता है। और न्यून मांग की सिचुएशन में अपोजिट कर देगा, यानी न्यून मांग की सिचुएशन है, लोग बागों के मांग नहीं कर रहे, तो जो प्रतिभूतियां बेच रखी है सरकार ने, आरबीआई ने, वो सारी की सारी जो प्रतिभूतियां है वो उनसे क्या कर लेगा, खरीद लेगा, खरीदेगा, प्रतिभूतियां आएंगी, पैसा इकोनॉमी में पहुंचेगा, जनता के पास पैसा पहुंचेगा, और जहां लोग बाग मांग नहीं कर रहे यानी न्यून मांग की सिचुएशन है, वहां पर न्यून मांग से कहां पहुंच जाएगी, नॉर्मल पहुंच जाएगी, तो क्रय हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, CRR, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा आता है वो एक निश्चित अनुपात से, कमर्शियल बैंक बनाया मैंने, इसके पास कुछ नगद राशि आई, उसका एक निश्चित प्रतिशत उन्हें किसके पास पहुंचाना पड़ता है, आरबीआई के पास पहुंचाना पड़ता है। तो जिस रेट के हिसाब से वो आरबीआई के पास पहुंचाते हैं उस रेट को कहा जाता है CRR, ठीक है। अभी ये मानते हैं कि कम पैसा रखता था कमर्शियल बैंक, ठीक है, 10% रखता था, अब 20% कर दिया, तो ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, अपने पास कह रहा हूं आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आरबीआई के पास 20%, पहले 10% के हिसाब से रखता था, अब 20% के हिसाब से ज्यादा पैसा रखना पड़ता है, 20% के हिसाब से, यानी जितनी भी नगद राशि आई है उसका 20% उसे आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब ज्यादा आरबीआई के पास पैसा रखेगा तो उधार क्या दे पाएगा, कम दे पाएगा, और उधार कम दे पाएगा तो लोग बाग मांग नहीं कर पाएंगे और अधिमांग की सिचुएशन अपने आप से नियंत्रित हो जाएगी। तो यानी अधिमांग की सिचुएशन में आरबीआई इस रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और न्यून मांग की स्थिति में रेट को क्या कर देता है, घटा देगा। ऐसी है किसकी, वैधानिक तरलता अनुपात। बस वैधानिक तरलता अनुपात में क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ तो व्यापारी बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, और जबकि यहाँ एसएलआर के अंदर क्या होता है, जितनी भी नगद राशि आती है उसका निश्चित अनुपात उन्हें अपने पास ही तरल के रूप में, नगद के रूप में रखना पड़ता है। तो अगर कम पैसे रखेगा अपने पास तो उधार ज्यादा दे पाएगा व्यापारिक बैंक, और अगर ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा अपने पास नगद के रूप में तो उधार कम दे पाएगा। तो सिंपल वही कि अगर इकोनॉमी के अंदर न्यून मांग है तो एसएलआर के रेट को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, कम पैसा रखना पड़ेगा, उधार ज्यादा दे पाएगा, और वाइस वर्सा। दूसरा, सीमांत अवस्था, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। सीमांत अवस्था से आप क्या समझते हैं? लोन चाहिए आपको 10,000 का, व्यापारी बैंक आपसे जमानत ले रहे हैं कितने की, 12,000 रुपए की, 10,000 के लोन के लिए कितने की जमानत, 12,000 की, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपसे, ये 2,000 रुपए, इस 2,000 रुपए को कहा जाएगा सीमांत आवश्यकता, यानी ऋण और जमानत की राशि के अंतर को ही सीमांत आवश्यकता कहा जाता है, ठीक है। अधिमांग की सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, मान लेते हैं, तो अभी 10,000 के लिए कितनी जमानत रखवा रहा था, 12,000 की, अब 10 के लिए हो सकता है 15 की, 16 की जमानत रखवाए। जब 15-16 की जमानत रखवाएगा तो लोग उधार कम ले पाएंगे और न्यून मांग की सिचुएशन क्या हो जाएगी, अपने आप से नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। तो यानी अधिमांग की सिचुएशन में सीमांत अवस्था को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और न्यून मांग की स्थिति में सीमांत अवस्था को कम कर दिया जाएगा। 10,000 के लिए उधार के लिए 11,000 की जमानत रखवा लेगा। अब सीखते हैं सीमांत शाख की राशनिंग। राशनिंग जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, कोटा से, कोटा लगाना, लिमिट लगाना, कोटा का मतलब लिमिट लगाना। यहां पर क्या करता है आरबीआई, भाई पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक लिमिट लगा देता है, डॉक्टर्स लोग लोन लेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली कह रहा है केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को कि इकोनॉमी के अंदर उधार कम करना है या ज्यादा करना है, तो इसी को कहा जाता है नैतिक प्रभाव, ठीक है।